सभी दर्शकों को नमस्कार। हम लोग बीएनएसएस पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज को 3 भागों में कवर कर लिया है और ये इसका चौथा भाग है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 जो है थोड़ा बड़ा है, तो यह वीडियो थोड़ा बड़ा भी होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। चैप्टर नंबर 5, जैसे कि आपको बताया, इसका नाम है व्यक्तियों की गिरफ्तारी और इसमें सेक्शन की बात करें तो 35 से लेकर 62 तक सेक्शंस हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। इसको आपको बार बार बता रहे हैं कि चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम और उसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है। ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। धारा 35, धारा 35, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका ये सेक्शन है और ये सेक्शन से रिलेटेड आपका मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए क्या कहता है ये सेक्शन। कहा गया है, देखिए पहला क्लोज है इसमें, कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के निम्नलिखित मामलों में गिरफ्तार कर सकेगा। सेक्शन ही बता रहा है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो पूरा जो सेक्शन है ये आपका, ये इसी परिस्थिति को बता रहा है कि पुलिस जो है कब किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। देखिए कहा गया है पहले पॉइंट में कि पुलिस की उपस्थिति में किया गया संज्ञेय अपराध, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कोई व्यक्ति है पुलिस की उपस्थिति में क्या करता है, संज्ञेय अपराध करता है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, उसको पुलिस वारंट के बिना या फिर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगला पॉइंट है बी पॉइंट। बी पॉइंट कहता है कि जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना या उचित संदेह है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, जिसकी सजा 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक हो सकती है, चाहे ऐसी सजा जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये केवल कह रहा है कि उसकी पुलिस की उपस्थिति में क्या करता है, संज्ञेय अपराध करता है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया जा चुका है या फिर पुलिस को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या उचित संदेह है उसको, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, यदि उसको उचित संदेह है कि किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 वर्ष तक हो सकती है या 7 वर्ष से कम हो सकती है, 7 वर्ष से कम हो सकती है या 7 वर्ष तक हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं तो वहाँ पर भी पुलिस क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब वो क्या क्या शर्तें हैं उनको देखते हैं। देखिए तो क्या क्या शर्तें हैं वो। पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है। तो यहाँ पर विश्वास
करने का कारण होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर विश्वसनीय सूचना केवल उसको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुलिस को विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उसने क्या किया है, संज्ञेय अपराध किया है। कैसा संज्ञेय अपराध किया है? जो 7 वर्ष तक का है या 7 वर्ष से कम का है, जिसमें सजा जो है 7 वर्ष से कम है या फिर 7 वर्ष तक उसमें सजा हो सकती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि पुलिस अधिकारी को यह संतुष्टि हो कि गिरफ्तारी निम्नलिखित में से किसी कारण से आवश्यक है। तो कौन कौन से कारण है? अगर पुलिस अधिकारी को ऐसी संतुष्टि हो जाती है, ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, जिसने कैसा अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है, और उसमें 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, तो वहाँ पर क्या है, उसे आगे अपराध करने से रोकने के लिए, अपराध की उचित जांच के लिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, यहाँ पर जांच शब्द गलत है तो इसको आप इन्वेस्टिगेशन माने, तो अपराध की उचित जांच करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सी पॉइंट है अपराध के साक्ष्य को गायब होने से रोकना या साक्ष्य से छेड़छाड़ को रोकना हो। अगला पॉइंट है गवाहों को धमकी प्रलोभन देने से रोकने के लिए। और अगला पॉइंट है यह सुनिश्चित करना कि उसकी उपस्थिति न्यायालय में जब भी आवश्यक हो सुनिश्चित की जा सके। और गिरफ्तारी करते समय पुलिस गिरफ्त अधिकारी को कारण अभिलिखित करना होगा। तो ये पर परिस्थितियां हैं जिसमें कहा गया है कि पुलिस जो है वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के कब कब गिरफ्तार कर सकती है। पहली परिस्थिति बताई है कि पुलिस की उपस्थिति में कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है। दूसरी परिस्थिति जो बताई गई है उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसके खिलाफ उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना उसको मिली है, उचित संदेह है कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जिसमें सजा जो है 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक हो सकती है, चाहे जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, और निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है। तो इनमें से कोई एक शर्त पूरी कर दी जाती है तब भी वहाँ पर वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। पहली शर्त क्या है कि पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है। मतलब क्या है कि यहाँ पर पुलिस के पास ऐसा विश्वास करने का कारण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि पुलिस को संतुष्टि हो जाती है कि उसने कोई ऐसा काम उसको ऐसा काम करने से रोका जाए या वो ऐसा काम कर सकता है। कैसा? कि उसको आगे अपराध करने से रोका जाए, अपराध की जो है उचित अन्वेषण किया जाए, या वो साक्ष्य को करेगा उसको रोकना, या साक्ष्य के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सकता है, मिटा सकता है, नष्ट कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है, उनको लालच दे सकता है, या फिर न्यायालय में उसकी उपस्थिति हो इसलिए भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। और जब वो गिरफ्तारी करेगा तो उसको पुलिस को क्या करना पड़ेगा, गिरफ्तारी जो है कारण भी लिखना पड़ेगा। मतलब इनमें से अगर कोई भी कारण है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये इसमें बी पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। परंतु इसी में लिखा है, परंतु यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो उसे गिरफ्तारी न करने के कारण को भी लिखित में दर्ज करना होगा। तो यदि उसको लगता है गिरफ्तार करना जरूरी है तो कारण लिखेगा, कोई भी कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर उसको लगता है कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो उसका कारण भी वो लिखित में दर्ज करेगा। तो ये परंतु है इसमें सेक्शन 35 के क्लोज 1 के बी पॉइंट में। अभी ये क्लोज 1 ही चल रहा है और उसी में ये सारा लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट सी पॉइंट है ये, और ये कहता है कि जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 वर्ष से अधिक हो सकती है या मृत्युदंड है, और पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध किया है। तो ये जो कंडीशन बताई है पहले वाली, ये
7 वर्ष से कम की बताई गई है। 7 वर्ष तक या फिर 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। और ये जो कंडीशन बताई गई है ये 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या फिर इसमें ये मृत्युदंड होना चाहिए, डेथ पनिशमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, मतलब पुलिस अधिकारी को क्या हुआ है, ऐसी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है। कैसा संज्ञेय अपराध? जिसकी सजा 7 वर्ष से अधिक हो सकती है या फिर मृत्युदंड हो सकती है। और पुलिस को विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध किया है। तो ऐसी दशा में भी क्या कर सकती है पुलिस? वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको बताए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों आपके यहाँ पर है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इसी क्लोज वन में जो है इसमें फिर आपका डी पॉइंट, ई पॉइंट और ये सारे आ जाते हैं। आप डायरेक्ट देखेंगे वहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और इस पूरे को आपको याद करना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 35 जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये पूरी ट्रिक है और इस ट्रिक को आपको याद करना, यानी कि आसान बनाया गया है। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्रैप सोडर के नाम से, CRAPSODERR। और ये आपको ट्रिक से पूरा जो है ये पॉइंट याद हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। तो क्या है क्रैप सोडर, और सी से पहला वाला जो सी है आपका ये कोग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है कि जहाँ पर पुलिस की उपस्थिति में, ये वाला देखिए, पुलिस की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया गया है। तो पुलिस की उपस्थिति में जो है संज्ञेय अपराध, सी का मतलब कोग्निजेबल ऑफेंस। बी है उचित परिवाद। हमने यहाँ पर देखा था उचित परिवाद यानी कि रीजनेबल सस्पिशियस कंप्लेंट। तो यहाँ पर क्या है, सस्पिशियस मतलब यहाँ पर संदेह, या तो उचित परिवाद किया जा चुका है या फिर उचित संदेह है। और उचित परिवाद का मतलब है रीजनेबल सस्पिशियस या कंप्लेंट और बिलो 7 ईयर्स, किसमें 7 साल से कम या फिर 7 साल तक के अपराधों में। तो सी और आर, आर से आ जाता है आपका रीजनेबल सस्पिशियस जो है कंप्लेंट, सस्पिशियन कंप्लेंट। अगला आप देखते हैं इसमें सी पॉइंट, गंभीर अपराध, यानी कि एग्रावेटेड मतलब गंभीर होता है। इसका मतलब गंभीर, कानूनी मामलों में गंभीर प्रकृति के अपराध या फिर सीरियस ऑफेंसेस। और इसमें क्या है, हम सी देख चुके हैं कोग्निजेबल ऑफेंस, आर देख चुके हैं रीजनेबल सस्पिशियन कंप्लेंट, ये आपका। और अगला जो ए है, यहाँ से आप एग्रावेटेड याद रखेंगे, इसी को सीरियस या गंभीर ऑफेंस बोला जाता है। तो गंभीर अपराध जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था 7 वर्ष से अधिक जिसमें सजा है या फिर मृत्युदंड है, वो संज्ञेय अपराध है। और ऐसे अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है जो 7 वर्ष से अधिक के कारावास से संबंधित है। तो ये क्रैप में सी, आर और ए मतलब एग्रेवेटेड और यहाँ पर गंभीर अपराध है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट जो डी है, यानी कि ए है, बी है और सी है, और सी के बाद ये वाला डी आ जाएगा। बैरक में आप देख सकते हैं। तो डी क्या कहता है, उद्घोषित अपराधी, उद्घोषित अपराधी। तो उद्घोषित अपराधी का मतलब क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि जो पी है, ये वाला आप पी देख रहे हैं स्टिक का, ये वाला पी है। यहाँ से क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि उद्घोषित अपराधी। उद्घोषित अपराधी क्या है, मतलब जो बीएनएसएस है हमारी, इस
संहिता के तहत या तो राज्य सरकार ने या फिर किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को क्या किया है, उद्घोषित अपराधी घोषित किया है, भगोड़ा घोषित किया है, तो वहाँ पर भी उसको भी वारंट के बिना बिना वारंट के या फिर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला जो है आप देखिए एस, ये वाला एस आता है और एस का मतलब है स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि ई है क्या कहता है, संदेहास्पद चुराई हुई संपत्ति रखना, यानी कि जिस पर क्या है, चुराई हुई संपत्ति रखने का संदेह होता है उसको भी जो है बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ई पॉइंट आपका स्टोलन प्रॉपर्टी को दर्शाता है। स्टोलन मतलब चुराई हुई संपत्ति, मतलब यह है कि जिस किसी के कब्जे में ऐसी वस्तु ऐसी संपत्ति मिली है जिसका चोरी होने का संदेह होता है तो उसको भी जो है बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आप देखते हैं एफ, ये आपका, और ये ओ को दर्शाता है। ओ मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट्स, इसका मतलब है बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट्स का मतलब होता है बाधा डालना। तो जो कोई व्यक्ति है पुलिस के कार्यों में बाधा डालता है, पुलिस के कार्यों में बाधा डालता है, वो भी क्या कर सकते हैं, उसको भी वारंट के बिना और बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ओ, यहाँ पर ये है, और उसके बाद आता है डी, जो ट्रिक का डी है। डी का मतलब होता है डेजर्टर, और डेजर्टर का मतलब होता है सेना से भगोड़ा। तो ऐसा सैनिक, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो या कोई और अन्य सेना हो, तो किसी भी सेना का कोई भी ऐसा सैनिक है जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है तो उसको भी वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि डेजर्टर को। अगला आप देखते हैं ई, तो ई यहाँ पर आता है एक्स्ट्राडिशन, और इसको प्रत्यारोपण के तहत इसमें भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन की बात हम करते हैं। प्रत्यारोपण का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है और क्राइम किया उसने और वो विदेश भाग गया, क्राइम करके जो विदेश भाग जाता है, अब यहाँ पर भारत है और क्रिमिनल कहाँ पर है, विदेश में है। अब भारत की संधि जो है उस विदेश से है किस प्रकार की, यदि कोई भारत से व्यक्ति क्राइम करके विदेश में जाता है तो वो जो है क्या करेगा, भारत को सौंप देगा, या फिर विदेशी व्यक्ति है भारत में आता है और भारत से अगर वो अनुरोध करता है तो भारत क्या कर देगा, उसको सौंप देगा। इसी को जो है प्रत्यारोपण विधि बोलते हैं या फिर इसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है ध्यान में रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व सीएम है शेख हसीना, शेख हसीना यानी कि पूर्व पीएम है वो बांग्लादेश की, और भारत में अभी क्या ले रखी है, शरण ले रखी है। तो भारत में शरण ले रखी है और बांग्लादेश की एक जो है क्रिमिनल कोर्ट ने, जो इंटरनेशनल कोर्ट का एक वहाँ पर शाखा है, उसने उनको मृत्युदंड दिया है और भारत से मांग की है कि जो है प्रत्यार्पण विधि के तहत उनको जो है भारत सौंपे। लेकिन भारत ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है और इस पे कुछ कानूनी विचार विमर्श चल रहा है भारत सरकार का। तो आगे जो भी परिस्थिति होगी वो खबरों में आप देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो भारत देश से क्या करता है, भारत देश में क्राइम करता है और बाहर चला जाता है, विदेश में चला जाता है, और भारत क्या करता है, उस अपराधी को मांग करता है उस विदेश से, तो वे क्या होगा, प्रत्यार्पण विधि होगी। और मांग करता है ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है।
अब मान लीजिए भारत ने क्या किया, उसको प्रत्यार्पण की मांग कर लिया और वो अपने आप आ गया देश में, कहीं पर भी मिला तो पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला देखते हैं, दोषसिद्ध भगोड़ा नियम का उल्लंघन करने पर। तो यानी कि जो ये पहला वाला आर है, ये रूल ब्रीच कन्विक्टेड को दर्शाता है, जिसने क्या किया है, रूल को ब्रीच किया है, नियम को तोड़ा है। कैसे नियम को? अगर कोई व्यक्ति है दोषसिद्ध भगोड़ा है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है यहाँ पर, कोई दोषित भगोड़ा है, उसने नियमों का उल्लंघन किया है। मतलब जैसे कोई दोषी कोई व्यक्ति है और उसको दोषित कर दिया गया, और दोषित के बाद उसको जो है बीएनएसएस की धारा जो 394 आप देख रहे हैं, 394 का क्लोज 5 है, बैरक में आपको मिल जाएगा। इसके अधीन कुछ नियम बनाए जाते हैं। कैसे लोगों के लिए? जो दोषित व्यक्ति है उनको कुछ शर्तों के आधार पर रिहा किया जाता है, दोषित व्यक्ति को। और उस कुछ शर्तें या नियम बनाए जा गए हैं, उन नियमों को अगर वो उल्लंघन करता है, उन नियमों को ब्रीच करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या फिर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो आप ये वाला आर देखेंगे, लास्ट वाला, और ये कहता है अन्य पुलिस के अनुरोध पर, यानी कि रिक्वेस्ट करने पर, रिक्वेस्टेशन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये आपका रिक्वेस्ट, ये वाला आर है, ये दर्शाता है रिक्वेस्टेशन को, और ये कहता है कि किसी अन्य पुलिस अधिकारी के अनुरोध करने पर भी जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है और एक थाने की सीमा में है, यहाँ पर है, और भाग करके दूसरे थाने की सीमा में पहुंच गया है वो अलग में, तो यहाँ का जो भार साधक अधिकारी है इस वाले थाने से क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो आप इस जो है व्यक्ति को पकड़िए। अब इसकी पहुंच से बहुत दूर है, मान लीजिए ये बैठा है यहाँ पर दिल्ली में और ये बैठा है मुंबई में, तो क्या है, टेलीफोन कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, या लिखित में कोई ईमेल कर सकता है कि आप उस अपराधी को पकड़िए, रिक्वेस्ट कर सकता है मतलब। तो ऐसी रिक्वेस्ट के आधार पर भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये आपका पूरा 35 है, और 35 का ये क्लोज 1 है। केवल क्लोज 1 ही आपका यहाँ तक समाप्त होता है, और इससे प्रश्न पूछा जाता है। विशेष रूप से आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, यहाँ पर ये आपका पूरा सबसेक्शन याद हो जाएगा। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट आपके ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट है। बाकी जो है ये डी से 6 तक ये आपको बैरक में मिल जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। उपधारा 2। उपधारा 2 कहती है कि धारा 39 के प्रावधानों के अधीन असंज्ञ अपराध से संबंधित, यहाँ पर देखिए नॉन कॉजनेबल ऑफेंस की बात कर रहा है, असंज्ञ अपराध से संबंधित किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो मुख्य रूप से क्या बात करता है कि असंज्ञ अपराध की स्थिति में धारा 39 की शर्तों का पालन किया जाएगा, और उसकी शर्तों का पालन नहीं अगर किया जाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है वारंट के बिना। तो सेक्शन ही कह रहा है आपका बिना वारंट के गिरफ्तारी की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो धारा 39 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए असंज्ञ अपराध से संबंधित किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सेक्शन 35 का क्लोज 3 है, नोटिस जारी करना जब गिरफ्तारी आवश्यक ना हो।
सीआरपीसी का सेक्शन 41 था, ये 41A था, जो अब यहाँ पर आ गया है। तो ये नोटिस जारी करने की बात करता है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब उपधारा 1 के अधीन, ये जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 के अधीन यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। किस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा? जिसने क्या किया है, संज्ञेय अपराध किया है, जिसने संज्ञेय अपराध किया है। क्योंकि असंज्ञेय अपराध की ये बात ही नहीं कर रहा है। असंज्ञेय अपराध में असंज्ञेय अपराध में तो धारा 39 के प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। तो नोटिस जारी करने की बात जो है यहाँ पर है, नोटिस जारी करने की बात ये कह रहा है, नोटिस जारी की बात इसमें ये है कि जब उपधारा 1 के तहत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को नोटिस जारी करना होगा जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध का संदेह होता है या विश्वास होता है। जिसमें जो है पुलिस क्या करता है, नोटिस जारी करता है कि ऐसा व्यक्ति उस नोटिस में दिए गए समय या स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, नोटिस जारी किया जाता है, उसको नोटिस दे दिया जाता है, उस पर साइन करा लिए जाते हैं कि जब भी आपको बुलाया जाएगा जो है किसी निश्चित समय पर या निश्चित स्थान पर, आपको जब भी बुलाया जाएगा, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो थाना हो या कोई अन्य जगह हो, तो आपको आना पड़ेगा। तो इस नोटिस जारी करने का मतलब यही होता है कि जब पुलिस अधिकारी 35(1) के तहत गिरफ्तारी को आवश्यक नहीं समझता है तो वहाँ पर क्या करता है, वो नोटिस जारी करता है। आगे देखते हैं, नोटिस का पालन का कर्तव्य है। तो नोटिस पालन के कर्तव्य का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को ये उपधारा 3 का नोटिस मिलता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो नोटिस में दी गई शर्तों का पालन करेगा। उपधारा 5 कहती है कि नोटिस का पालन करने पर गिरफ्तारी नहीं, कि यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, यानी कि नोटिस में जो भी शर्तें लिखी गई हैं उनका पालन करता है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये क्लॉज 5 में कहता है। क्लॉज 6 कहता है कि नोटिस का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी। तो नोटिस में जो शर्तें दी गई हैं उनका अगर वो उल्लंघन करता है तो वहाँ पर गिरफ्तारी उसकी की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति यदि व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उसे नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है सक्षम न्यायालय के अधीन उसको रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपधारा 7 देखिए, उपधारा 7 क्या कहती है, 3 वर्ष से कम के कारावास के मामलों में और ऐसे व्यक्तियों की जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं या 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, कोई भी गिरफ्तारी पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी से निम्न रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो उपधारा 7 है वो ऐसे अपराधों की बात कर रही है जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में क्या हो सकता है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं और उनकी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी उप पुलिस उप अधीक्षक से रैंक के अधिकारी, उप जो डीएसपी है ये उप पुलिस अधीक्षक, इनकी रैंक से ऊपर के अधिकारी की अनुमति से ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मतलब वो जो है या तो डीएसपी होना चाहिए या फिर डीएसपी से कोई ऊपर होना चाहिए, या तो डीएसपी हो या डीएसपी से ऊपर हो। डीएसपी से नीचे अगर कोई है तो वहाँ पर उसकी अनुमति नहीं मानी जाएगी।
तो ऐसे अपराध के लिए जिसमें 3 वर्ष से कम के कारावास का प्रावधान है और ऐसा व्यक्ति क्या है, गंभीर रोग से ग्रस्त है या फिर 60 वर्ष से कम की आयु का है, 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, तो वहाँ पर कोई भी गिरफ्तारी जो है डीएसपी के से अनिम्न रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ये आपका पूरा सेक्शन 35 है और इसमें इतना सारा प्रावधान है। इसको ट्रिक को याद करेंगे, बाकी सारे आप ये संदेह वाली बात भी याद रखेंगे, आप उचित परिवाद वाली भी बात याद रखेंगे और इस को बिल्कुल ट्रिक को याद रखेंगे तो आपका ये सेक्शन तैयार हो जाएगा। विशेष रूप से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप डीएसपी वाली जो बात है, किसकी अनुमति, डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी की अनुमति से ही गिरफ्तारी की जा सकती है। पूरा सेक्शन 35 आपका इतनी बात करता है। चलिए आगे इसमें थोड़ा सा ये भी प्रावधान है, वारंट के बिना गिरफ्तारी के अन्य प्रावधान धारा 45 में मिल जाएगा आपको, धारा 142 क्लॉज 6 में मिल जाएगा, धारा 170 क्लॉज 1 में मिल जाएगा और धारा 473 क्लॉज 3 में मिल जाएगा। तो ये अन्य प्रावधान है बीएनएसएस में ही, जहाँ पर जो है वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये मेंस में भी आपका क्वेश्चन आता है कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, तो ये आपको वहाँ पर पढ़ना और लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। तो बेसिकली जो है ये आपका गिरफ्तारी की प्रक्रिया को बताता है और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य बताता है। इस सेक्शन से आपको केवल ये बात याद रखनी है जो उपधारा बी के क्लोज 1 में है। कहा गया है कि गिरफ्तारी के ज्ञापन का कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित किया जाना, जो उस कुटुंब का सदस्य हो या उस परिक्षेत्र का हो जहां गिरफ्तारी की गई है। सामान्य रूप से जो ये बात करती है धारा 36, वो ये कहती है कि गिरफ्तार करने वाला जो प्रत्येक पुलिस अधिकारी होगा उसको कुछ कर्तव्य करने पड़ेंगे, उसके कुछ काम है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहला जो आप उसमें देखते हैं, पहचान स्पष्ट करेगा सबसे पहले वो, कि जो है पुलिस अधिकारी को जब पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने जाता है तो वो अपनी जो है पहचान को स्पष्ट करेगा। पुलिस अधिकारी क्या करेगा, अपनी पहचान को स्पष्ट करेगा। उसमें बैरक में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी को अपना नाम बताना पड़ेगा, मतलब जो उसकी नेम प्लेट होती है चेस्ट पर लगी होती है उसको स्पष्ट दिखाना पड़ेगा, अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी, जिससे पता चल जाए कि ये पुलिस वाला है और इसका ये नाम है, इत्यादि बातें। ठीक है, जो ए पॉइंट है उसमें। उसके बाद जो बी पॉइंट है वो गिरफ्तारी के ज्ञापन की बात कर रहा है, तो एक मेमोरेंडम तैयार करने की बात कर रहा है। जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो पुलिस अधिकारी को क्या करना पड़ता है, गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना पड़ता है, मेमोरेंडम तैयार करना पड़ता है, जिसमें गिरफ्तारी का समय और स्थान इत्यादि बातें लिखी होती है। ये जो ज्ञापन होता है, इस ज्ञापन में क्या है, यही बात बताई गई है। ये वाली जो बात है, पहले वाली, यही बात है कि गिरफ्तारी का ज्ञापन का कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित किया जाना, जो उस
कुटुंब का सदस्य हो या उस परिक्षेत्र का हो जहां गिरफ्तारी की गई है। तो उस क्षेत्र का या तो वो निवासी होना चाहिए जहां पर गिरफ्तारी की जा रही है, या उसके कुटुंब का कोई सदस्य होना चाहिए। तो जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो वो क्या करेगा, एक ज्ञापन तैयार करेगा, और उस ज्ञापन पर जो है कम से कम एक प्रमाणित साक्षी के हस्ताक्षर लेगा। और वो साक्षी कौन होगा, उसके कुटुंब का सदस्य होगा या फिर उस परिक्षेत्र का व्यक्ति होगा। इसमें आपको यही बात याद रखनी है। बाकी इसमें परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला कोई विशेष बात नहीं है। सी पॉइंट है इसमें। सी पॉइंट में आगे बताया गया है, बैरक में देख सकते हैं कि जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसे किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। तो गिरफ्तार जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को सूचना दी जानी चाहिए कि वो अपने किसी नातेदार को, मित्र को, जिसको वो जानता है, उसको ऐसी सूचना दी जाए कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सेक्शन 36 में इतनी ही बात है। आगे देखते हैं। एक केस है इसमें, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में नूतन संरक्षणात्मक या मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें कोर्ट ने 11 दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट केस है आपका। पूछा जाता है कि गिरफ्तारी से संबंधित जो है मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कोर्ट ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसका नाम कहीं कहीं पर आपको पूरा नाम दिलीप कुमार बसु भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दिलीप कुमार बसु या फिर डी.के. बसु इसका नाम है। ये क्या है, गिरफ्तारी से संबंधित जो है मार्गदर्शक सिद्धांत को बताता है। और कोर्ट ने क्या किए, इसमें 11 दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 37 पदाविहित पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो पदाविहित पुलिस अधिकारी डेसिग्नेटेड इसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में नामित भी बोलते हैं, नामित पुलिस अधिकारी। ठीक है, ये विशेष रूप से कोई पद नहीं है, ये किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए एक नियुक्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कोई पद नहीं है। पद विहित का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेटेड या फिर नामित। और ये क्या है, किसी विशेष कार्य के लिए किसी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को दर्शाता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और ये जो है आपका सेक्शन सीआरपीसी में भी था, लेकिन वहाँ पर ये शब्द नहीं था। मतलब जो सीआरपीसी से ये प्रतिस्थापित होकर के आया है। प्रतिस्थापित मतलब इसकी लैंग्वेज चेंज होकर के आई है। देखिए क्या कहा गया है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि पीसीआर स्थापित करेगी। तो राज्य सरकार का यहाँ पर कर्तव्य है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर भी, प्रत्येक जिले में भी करेगी, एवरी डिस्ट्रिक्ट, और राज्य स्तर पर भी यानी कि स्टेट लेवल पर भी क्या करेगी, एक पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर स्थापित करेगी। करेगी मतलब जरूरी है करना। आगे लिखा है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी को नामित करेगी। तो ये नामित का मतलब ये पदाभिहित ही है। और क्या करेगी, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यानी कि एवरी डिस्ट्रिक्ट
और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में, एवरी पुलिस स्टेशन में क्या करेगी, एक पुलिस को नामित करेगी, पदाभिहित करेगी। पदाभिहित करेगी। आगे लिखा है, ये जो नामित पुलिस अधिकारी होगा, नामित पुलिस अधिकारी का जो पद होगा वो सहायक उप निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई से कम का नहीं होगा। तो प्रत्येक जिले में और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी को क्या किया जाएगा, नामित किया जाएगा। और ये जो नामित पुलिस अधिकारी होगा ये एएसआई रैंक से नीचे का नहीं होगा, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। इसके काम की बात करें, उत्तरदायित्व क्या होगा, तो यह अधिकारी निम्नलिखित जानकारी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। तो क्या करेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और उनके पता। अगला है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर लगाए गए अपराध की प्रकृति। तो इनका ब्यौरा रखने के लिए ये जिम्मेदार होगा, इसका ये उत्तरदायित्व है कि वो क्या करेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और उनका पता मेंटेन करके रखेगा, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर लगाए गए अपराध की प्रकृति को भी उसमें जो है रिकॉर्ड में रखेगा। सूचना का प्रदर्शन, यह सभी जानकारी प्रत्येक पुलिस स्टेशन में और जिला मुख्यालय पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। तो ये जो भी जानकारी को रखेगा उसकी सूचना का प्रदर्शन करेगा, उसको सार्वजनिक करेगा कि यह सभी जानकारी क्या करेगा, पुलिस स्टेशन में और जिला मुख्यालय पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रदर्शन डिजिटल माध्यम सहित किसी भी तरीके से किया जा सकता है, यानी कि फिजिकल रूप से भी किया जा सकता है और डिजिटल माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ये आपका सेक्शन 37 है। अगला आपका सेक्शन 38 है। सेक्शन 38 की बात करते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, केवल इतना ही पूछा जाता है कि ये जो सेक्शन 38 है ये बात करता है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक सीमा भी लगा रखी है, संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। यह अधिकार पूछताछ की पूरी अवधि के दौरान लागू नहीं होता है, बल्कि पूछताछ के दौरान समय समय पर एक निश्चित अवधि के लिए होता है। अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग। इसी में आप देखिए ये कोरिलेटिव प्रावधान है, धारा 18 का क्लोज 8 है और उसका परंतु है। अभियोजन की सहायता के लिए पीड़ित को अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, तो अपनी पसंद के अधिवक्ता की बात हो रही है सेक्शन 38 के साथ। सेक्शन 18 का 8 का परंतु आप याद रखेंगे, पीड़िता अभियोजन की सहायता के लिए पीड़ित को अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, अनुमति दी जा सकती है। उसके बाद धारा 340 कहती है, इस संहिता के अधीन संस्थित कार्रवाई हेतु प्रतिरक्षा के लिए अभियुक्त अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। तो अभियुक्त की बात हो रही है यहाँ पर। अभियुक्त जिस पर आरोप लगा है वो अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है धारा 340 के तहत, इस संहिता के अधीन कार्रवाई हेतु प्रतिरक्षा के लिए, अपना डिफेंड करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। तो ये भी आपको इसके साथ 340 याद रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का 22 क्लोज 2 है और ये संवैधानिक प्रावधान है। अभियुक्त को अपनी पसंद के विधि व्यवसाय से परामर्श लेने का और प्रतिरक्षा करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार भी है किसी भी अभियुक्त का
कि कोई भी अभियुक्त है अपनी पसंद के अपनी पसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है। तो ये तीनों आपको इसके साथ याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 39, नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। कहता है कि पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञ अपराध करने पर, पूछे जाने पर नाम व निवास न बताने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी। ठीक है, तो जैसा कि हमने सेक्शन 35 पढ़ा था और सेक्शन 35 में क्लॉज 2 पढ़ा था कि असंज्ञ अपराध में धारा 39 के प्रावधानों का अनुपालन करना पड़ेगा। और धारा 39 के प्रावधान क्या है? असंज्ञ अपराध में यानी कि कोई भी व्यक्ति है पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञ अपराध करता है और पुलिस उससे उसका नाम पूछती है, उसका निवास स्थान पूछती है, और यदि वो अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो वहाँ पर पुलिस वारंट के बिना उसको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, या तो वो बताता नहीं है या फिर गलत बताता है या गलत होने का संदेह हो जाता है पुलिस को, तो भी वहाँ पर उसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो है सेक्शन 39 है, आपको इसके साथ याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आपका सेक्शन 39 में और भी क्लोज है, क्लोज 2 भी है, क्लोज 3 भी है। उनको आप पढ़ लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि क्लोज 2 जो बात करता है वो कहता है जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह बंद पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह जमानत पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। ये क्लोज 2 में है। और क्लोज 3 कहता है कि यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर उपधारा 1 का पालन किया जाएगा। यदि पुलिस की उपस्थिति में कोई व्यक्ति असंज्ञ अपराध करता है तो पुलिस क्या करेगी? उसका नाम पूछेगी, उसका निवास स्थान पूछेगी, और यदि वो नहीं बताता है या गलत बताता है या उसका गलत होने का संदेह है पुलिस को तो उसको वारंट के बिना उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और क्लोज 2 कहता है कि यदि वो अपना नाम और निवास स्थान बता देता है तो उसको या तो बंद पत्र पर या फिर जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा, तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर उसको ये भी वचन देना पड़ेगा कि यदि आवश्यकता हुई तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। क्लोज 3 कहता है कि यदि वो जो है वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उपस्थित करना पड़ेगा पुलिस द्वारा, या फिर वो बॉन्ड भरने में विफल रहता है तो भी उसको जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। और यदि वो भारत का निवासी नहीं है, भारत से बाहर का निवासी है, तो भारत में वो परंतुक में है, क्लोज 2 के परंतुक में है, भारत के निवासी ना रहने वाली बात। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा के लिए आपको जितना समझा दिया उतना पर्याप्त है। फिर भी
कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, एक बार तो कम से कम पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं हम सेक्शन 40 प्राइवेट या निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। कहा गया है इसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है और अजमानती अपराध करता है। ठीक है, या उद्घोषित अपराधी है। और ऐसे देखिए क्या है ये क्लोज वन कहता है कि कोई प्राइवेट मतलब आम आदमी की बात हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसकी जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। यहाँ पर और शब्द है, और का मतलब है उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। यहाँ पर या शब्द है, या उद्घोषित अपराधी है, तो उसकी उपस्थिति में या तो संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है या फिर उद्घोषित अपराध करता है, तो ऐसा आम आदमी व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 6 घंटे के अंदर पुलिस की हिरासत में वो सौंपेगा। तो कोई आम आदमी है किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है या उद्घोषित अपराधी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 घंटों के भीतर उसको पुलिस को सौंपना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये 6 घंटे वाली बात ये नई जुड़ करके आई है और ये आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जब कोई प्राइवेट व्यक्ति है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वहां पर उसको 6 घंटे के अंदर पुलिस को उसको सौंपना पड़ेगा। क्लोज टू कहता है यदि पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति का अपराध धारा 35 क्लोज 1 के उपबंधों के अधीन रहता है आता है, तो उसे अभिरक्षा मिलेगा और यानी कि पुनः गिरफ्तार करेगा। तो किसी प्राइवेट व्यक्ति ने किसी को इन कंडीशन में गिरफ्तार किया, 6 घंटे के अंदर पुलिस को सौंप दिया, तो पुलिस क्या कर देगी, पुलिस के पास यदि विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने धारा 35 जो हम पीछे पढ़ के आए हैं 35 क्लोज 1 वारंट के बिना गिरफ्तारी, ठीक है, तो अगर पुलिस को लगता है कि 35(1) के अधीन उसने क्या किया है, अपराध किया है, तो वहां पर वो उसको क्या करेगी, अपनी कस्टडी में लेगी, यानी कि पुनः उसकी गिरफ्तारी करेगी। तो एक बार तो यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति ने उसकी गिरफ्तारी कर ली और जब वो 35 उसका अपराध 35(1) के अधीन आ रहा है तो पुलिस उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लेती है और जो कार्रवाई है फिर वो करती है। क्लोज 3 कहता है यदि पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति का अपराध असंज्ञेय है और अभियुक्त नाम व निवास बताने से इनकार करता है, तो धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी और यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को इन कंडीशन में गिरफ्तार करता है तो उसको 6 घंटे के अंदर पुलिस को सौंपना पड़ेगा। पुलिस के पास जब वो जाता है, यदि पुलिस को लगता है कि उसने 35(1) के अधीन अपराध किया है तो उसको वो पुनः अभिरक्षा मिलेगी, पुनः गिरफ्तार करेगी और 35(1) के तहत ही आगे की कार्रवाई करेगी। और यदि पुलिस को लगता है कि उसने कोई असंज्ञेय अपराध किया है तो वहाँ पर धारा 39 के अधीन कार्रवाई करेगी। और यदि पुलिस को लगता है कि उसने कोई जो है अपराध नहीं किया है तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे आपको प्रावधान याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो 40 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और 41 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।
कहा गया है क्लॉज 1 में, यदि मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर और उसकी उपस्थिति में कोई अपराध, चाहे वह कैसा भी हो। यहाँ पर देखिए, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की बात हो रही है, ना तो संज्ञेय अपराध की बात हो रही है, ना ही असंज्ञेय अपराध की बात हो रही है। कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर और उसकी उपस्थिति में कोई अपराध, चाहे वह कैसा भी हो, किया जाता है, तो वह उस अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, या वह किसी भी अन्य व्यक्ति, पुलिस या निजी व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। और आगे लिखा है कि गिरफ्तारी के बाद वह जमानत के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपराधी को अभिरक्षा में भेज सकता है। तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, तो यहाँ पर क्या करता है, वो उसको गिरफ्तार खुद कर सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि उसको गिरफ्तार करिए, और गिरफ्तारी के बाद वो जमानत के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपराधी को अभिरक्षा में भेज सकता है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, ये मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है वो, या वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लोज टू कहता है, देखिए इसमें लिखा भी है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे न्यायिक हो या कार्यपालक हो, अपने क्षेत्र अधिकार में किसी भी समय किसी ऐसे व्यक्ति को खुद गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी मौजूदगी में गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसके खिलाफ वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, और ये उपधारा 1 में भी लागू होता है। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि मजिस्ट्रेट कोई भी हो, अगर किसी मजिस्ट्रेट को, चाहे वो न्यायिक हो चाहे वो कार्यपालक हो, अपने क्षेत्र अधिकार के अंदर किसी भी समय वारंट जारी करने का अधिकार है, या ऐसी परिस्थितियों में वारंट जारी करने का अधिकार है, तो वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दे सकता है। उपधारा 2 में यही बात बताई गई है। आगे देखते हैं सेक्शन 42, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। तो कहा गया है कि किसी सशस्त्र बल के सदस्य को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में करने में किसी बात के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्लोज टू, क्लोज 1 में। ठीक है, तो ये आपका क्लोज 1 में बात बताई गई है कि किसी जो सैनिक होते हैं, सैनिक का कोई सदस्य अपना काम कर रहे हैं, अपनी पोस्ट का काम कर रहे हैं, अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और ऐसे पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई काम कर देते हैं, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ले ली जाती है। ठीक है, और क्लोज 2 में जो है, इसमें बताई गई है राज्य सरकार की शक्ति बताई गई है। क्लोज 2 में जो कहा गया है, वो ये कहा गया है कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा 1 के प्रावधान उन बलों पर भी लागू होंगे जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब कि जो राज्य के विशेष सशस्त्र बल होते हैं, उन पर भी ये लागू हो सकती है, और ऐसा जो है राज्य सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो वहाँ पर जो है राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है वहाँ पर। तो क्लोज 2 आप पढ़ लीजिएगा, आपको सिंपल सा बता दिया है कि राज्य सरकार एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और कह सकती है कि जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 के जो ये प्रावधान है,
ऐसे लोगों पर भी लागू हो सकते हैं जिन्हें राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है और राज्य के विशेष सशस्त्र पुलिस बल हैं जो वहाँ पर क्या होगा, केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लोज 1 में तो केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है, लेकिन क्लोज 2 जब आप पढ़ेंगे उसमें फिर राज्य सरकार की अनुमति की बात की गई है। वहाँ पर केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार शब्द पढ़ा जाएगा यदि राज्य सरकार ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है कि क्लोज 1 की बात जो है राज्य के सशस्त्र बलों पर भी लागू होगी। तो ये जो है धारा 42 है। अगला बिंदु देखते हैं, धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, बताया गया है कि किसी पुरुष व्यक्ति की गिरफ्तारी उसके शरीर को छूकर की जाएगी यदि वह वचन या कर्म द्वारा खुद को पुलिस की अभिरक्षा में समर्पित नहीं करता है। तो किसी पुरुष व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई पुलिस और उससे कहा कि आपको अरेस्ट किया जाता है, यानी कि वचन के माध्यम से कहा जा रहा है या कर्म द्वारा कि भाई उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े और वो गिरफ्तारी से बच रहा है, मतलब अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित नहीं करता है, तो उसके शरीर को छू करके फिर क्या है, गिरफ्तारी की जाएगी। परंतु परंतु क्या है, कोई पुरुष पुलिस अधिकारी किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसको नहीं छुएगा। मतलब जो है मेल पुलिस ऑफिसर और फीमेल आरोपी को गिरफ्तार मतलब छू करके गिरफ्तार नहीं करेगा। ये परंतु पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है 43 क्लॉज 1 का। परंतु पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को छूने से मना करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। डायरेक्ट पूछा जाता है परंतु के रूप में। अगला बिंदु है क्लोज 2, और क्लोज 2 कहता है गिरफ्तारी का प्रतिरोध होने पर पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए अन्य आवश्यक साधन प्रयोग कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति है गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए अन्य आवश्यक साधन का प्रयोग कर सकता है। अन्य आवश्यक साधन मतलब उस पर जो है बल प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अन्य जो भी उसको पकड़ने के लिए आवश्यक चीज़ें होंगी, बहुत सी बार देखते हैं थप्पड़ मार देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इत्यादि बातें हैं। तो जो भी आवश्यक साधन हो उसको प्रयोग कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथकड़ी संबंधी प्रावधान क्लोज 3, ये आपका नया आया है, ये सीआरपीसी में नहीं था। हथकड़ी संबंधी प्रावधान है, कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय ले जाते समय निम्न अपराधों के लिए हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। तो सेक्शन 43 क्लोज 3 में बताया गया है कि कुछ अपराध हैं, निम्न अपराध के लिए हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो शब्द आया है कर सकता है, ये जरूरी नहीं है करेगा ही, मतलब ये कर सकता है। और वो कौन कौन से अपराध हैं, अभ्यासिक या आदतन अपराधी है, या अभिरक्षा से भाग निकला है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औसत संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे का अपराध, हत्या, बलात्संग, एसिड अटैक, सिक्कों और करेंसी का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध किया हो, ठीक है।
तो हथकड़ी का प्रयोग किन किन ऑफेंस में किया जा सकता है, ये आप पहले डायरेक्ट याद रखेंगे। नया भी है, इम्पोर्टेंट भी है। एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब जिसकी आदत है बार बार अपराध ही करता रहता है, या कोई अभिरक्षा से भाग निकला है, या जिसने संगठित अपराध किया है, आतंकवादी कृत्य, औषधि संबंधी अपराध, दवाइयों के बारे में है, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जा कर लिया, हत्या करी, बलात्संग कर दिया, आम्ल हमला कर दिया, सिक्कों और करेंसी का कूटकरण किया, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध किया है, तो वहां पर हथकड़ी उसको लगाई जा सकती है। धारा 46 में भी हथकड़ी संबंधी प्रावधान जो है समाहित है। उसमें स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन समाहित है। यह आपका सीआरपीसी में था, लेकिन बीएनएसएस में भी है, लेकिन स्पष्ट प्रावधान नहीं था हथकड़ी का, समाहित था केवल, और अभी भी है। आगे बढ़ते हैं। क्लोज 4, मृत्युदंड या आजीवन कारावास के संबंध में यदि अभियुक्त गिरफ्तारी का विरोध करता है या भाग निकल जाने का प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु तक कारित की जा सकती है। ठीक है, इसी को एनकाउंटर की धारा बोलते हैं। इस धारा के तहत ही एनकाउंटर किए जाते हैं। ठीक है, लिखा भी है, देखिए, इस धारा के तहत ही पुलिस एनकाउंटर करने का अधिकार रखती है, और एनकाउंटर की धारा 43 क्लोज 4। तो ऐसा अभियुक्त है जिस पर मृत्युदंड का आरोप है या आजीवन कारावास का आरोप है, और अभियुक्त जो है अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है या भाग निकलने का प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु तक कारित की जा सकती है। ये आपका सेक्शन 43 के क्लोज 4 में बताया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, वहां पर शायद नकारात्मक रूप में बात बताई गई है। क्लोज 5 की बात करें तो असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके गिरफ्तारी की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा प्राप्त करके गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मिस है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इसको आप लिख लीजिएगा। क्या कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या सूर्य उदय से पहले, यानी कि रात के समय की बात कर रहा है। रात के समय किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर असाधारण परिस्थितियां नहीं है। और जहां पर असाधारण परिस्थितियां हैं वहां पर महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके गिरफ्तारी की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट, जो कि फर्स्ट क्लास जेएम होगा, से अनुज्ञा प्राप्त करके ही गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट क्लास जेएम की बात हो रही है, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? फर्स्ट क्लास जेएम से। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मिसिंग हो गया है तो आप लिख लेना। इसके बाद देखिए, दो केस हैं इसमें पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन 2003 और राजकुमारी बनाम एसएचओ नोएडा 2003। इन दोनों ही वादों में कहा गया है कि असामान्य परिस्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला को फर्स्ट क्लास जेएम की लिखित अनुज्ञा से सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है, और ये प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ पर है? 46(3) में है। तो इतनी बात आपको सेक्शन 43 में याद रखनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। लगभग आप एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो विधि होता है या कानून होता है, ठीक है, ये शॉर्ट में पढ़ने की चीज नहीं है। ठीक है, विधि या कानून को कभी भी शॉर्ट में नहीं पढ़ना चाहिए। ना आप परीक्षा की दृष्टि से, ना ही आप वकालत करते हैं उस दृष्टि से, या किसी और चीज़ में कानून कभी भी शॉर्ट में नहीं पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो बनाते हैं, रील बना रहे हैं, एआई का उपयोग करके रील बनाई जा रही है कानून से रिलेटेड। वो सब बेकार की बातें हैं। मेरे नज़रिए से वो सब बेकार की बातें हैं और उनका कोई लाभ नहीं है। अगर आप एक कानून के छात्र हैं या वकालत, चाहे आपका वकालत पेशा हो, चाहे आपका प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, विधि कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको आप शॉर्ट में तैयार कर सकें। विधि ऐसा विषय नहीं है जिसको आप कुछ दिन में तैयार कर सकें, कुछ घंटों में तैयार कर सकें। ये ऐसा विषय नहीं है। परीक्षा के नज़दीक जो है कुछ कोचिंग संस्थान जो है क्या करते हैं, क्रैश कोर्स चलाते हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का मतलब ही लूटने का साधन होता है मेरे नज़रिए से। बाकी सबकी अपनी अपने अपने विचार हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में वो आपको इतना सब कुछ पढ़ाने का प्रयास करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। एक नए छात्र के लिए तो बहुत जो है असंभव कार्य है। उसको कभी भी क्रैश कोर्स आदि के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारा तो यही सुझाव है। क्रैश कोर्स एक केवल लूटने का साधन होता है। हाँ, क्रैश कोर्स किसके लिए जो है बेनिफिशियल होता है, जो उस टीचर से उस विषय को पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आपको मैं बीएनएसएस पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये कंप्लीट कर दिया है और आपने मुझसे पढ़ा है ये। अगर आपने मुझसे पढ़ा है और मैं कोई क्रैश कोर्स आगे चल के स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि मुझसे आपसे आपने पढ़ा है और मैंने ही ये शुरू किया है। हाँ, अगर किसी और से आपने पढ़ा है और मेरे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो रहे हैं तो आपके लिए वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी विधि को जो है शॉर्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास ना करें। कुछ दिन में प्रयास करने का ना करें कि आप कुछ दिन में सारा कवर कर लेंगे, वो भी जो है असंभव कार्य है। कुछ घंटों में तैयार कर लेंगे, वो भी असंभव कार्य है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें, बार बार पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 44 की तरफ। सेक्शन 44 कहता है उस स्थान की तलाशी, उस स्थान की तलाशी जिसमें वह व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है, जिसकी तलाशी ली जानी है। देखिए क्या कहता है कि किसी स्थान में छिपे हुए अपराधी को तलाशने के लिए उस स्थान की तलाशी और वारंट के बिना गिरफ्तारी। तो कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है, किसी स्थान में घुस जाता है, छिप जाता है, तो उस स्थान में तलाशी लेने का अधिकार पुलिस को होगा। और उस स्थान में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और धारा 103 कहती है कि बंद स्थान के बाहर साधक जो है तलाशी लेने देंगे। ठीक है, तो इतना ही याद रखेंगे इसमें, सेक्शन 44 में। बाकी जो मेन बात है सेक्शन 44 में वो यही है कि पुलिस जो है किसी भी निजी स्थान में, चाहे वो दुकान हो, कोई मकान हो, कोई परिसर हो, उसमें घुसकर अपराधी को पकड़ने की शक्ति रखती है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को जिस जिसके पास गिरफ्तारी का अधिकार है, यह विश्वास है कि वह
जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो किसी स्थान में प्रवेश कर गया है, किसी घर, मकान, दुकान में प्रवेश कर गया है, तो उस स्थान में रहने वाले व्यक्ति से मांग करनी पड़ेगी कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। और ऐसा व्यक्ति जो है उनमें ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, उस पुलिस अधिकारी को स्वतंत्र प्रवेश करने का अधिकार देगा और सभी उचित सुविधाएं भी देगा। सभी उचित सुविधाएं भी देगा। सभी उचित सुविधाएं से मतलब है, मान लीजिए छत पे जाना है तो सीढ़ी देगा लगा के कि ये लो सीढ़ी, ठीक है। घर में अंधेरा है तो रोशनी करेगा। तो उचित सुविधाएं जो भी पकड़ने के लिए पॉसिबल हो। तो क्लोज 1 में ये बात है 44 में। क्लोज 2 की बात करेंगे तो क्लोज 1 के तहत जब पुलिस अधिकारी को प्रवेश नहीं मिल पाता है तो पुलिस अधिकारी के पास यह कानूनी अधिकार होगा कि वह उस स्थान में जो बाहरी दरवाजा है या कोई खिड़की है उसको तोड़ सकता है, ठीक है। उसको तोड़ के अंदर प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ और मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। मुझे शंका है, मुझे विश्वास है कि ये व्यक्ति जो है आपके घर में घुस गया है और आप मुझे नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए मैं दरवाज़ा तोड़ के या खिड़की तोड़ के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। क्लॉज 3 में ये बात बताई गई है इसमें कि यदि वह स्थान या कमरा जिसमें पुलिस अधिकारी अंदर जाना चाहता है वहाँ पर कोई महिला रहती है, ठीक है। वहाँ पर कोई महिला रहती है और वो पर्दानशी महिला है, यानी कि वो पर्दा करती है, तो वो क्या करेगा, उस महिला को बाहर निकल जाने का या उस जगह से हट जाने का उचित अवसर देगा। उस महिला को क्या करेगा, उस कमरे में प्रवेश करने से पहले सूचना देगा, उचित अवसर देगा कि वो वहाँ से हट जाए या वहाँ से निकल जाए, ठीक है। उसके बाद ही वो जो है उसको तोड़ सकता है। तो ये क्लॉज 3 की बातें हैं धारा 44 में। पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर, लेकिन आपको बता दिया है। आगे चलते हैं धारा 45। धारा 45 कहती है कि अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी जो किसी को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए भारत में किसी भी स्थान तक पीछा कर सकता है। तो पूछा जाता है कि जो है कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए कहाँ तक पीछा कर सकता है। तो भारत में किसी भी स्थान तक पीछा कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए यूपी की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है और पश्चिम बंगाल में जो है अपराधी है, पश्चिम बंगाल में अपराधी है, भाग रहा है या जा रहा है तो उसका पीछा कर सकती है, पूरे भारत में कर सकती है, कहीं भी। तो ये इसमें बताया गया है। धारा 45 के साथ आप धारा 61 पढ़ेंगे और उसी के साथ धारा जो है 79 पढ़ेंगे। धारा 61 कहती है कि विधिक अभिरक्षा से भाग निकलने पर उसका तुरंत पीछा करना और भारत में किसी भी स्थान से गिरफ्तार कर सकता है। तो धारा 61 के तहत जो कोई व्यक्ति विधिक अभिरक्षा से भाग निकलता है उसका तुरंत पीछा करने का अधिकार धारा 61 देती है और भारत में किसी भी स्थान से गिरफ्तार करने का शक्ति देती है। धारा 79 कहती है कि गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। तो किसी भी न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, किसी भी न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तो उस वारंट का निष्पादन भारत में कहीं पर भी किया जा सकता है, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में ही केवल वो लागू हो, पूरे भारत में कहीं भी उसका निष्पादन किया जा सकता है। धारा 45 के बाद धारा 46 देखते हैं। अनावश्यक अवरोध न करना। आपको बताए थे
अभी हम पढ़ रहे थे 43 क्लॉज 3 हथकड़ी संबंधी प्रावधान, और आपको बताए थे कि धारा 46 में भी जो है हथकड़ी संबंधी प्रावधान समाहित है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको भाग निकलने के आवश्यक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उसको अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। कितने से अवरुद्ध नहीं किया जाएगा? जिसको अगर उसके भाग निकलने के लिए वो आवश्यक है। मतलब अगर उसके भागने की संभावना है तो ही उसको अवरुद्ध किया जा सकता है। अवरुद्ध का मतलब उसको कमरे में बंद कर दिया जा सकता है, उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है, इत्यादि बातें। तो ये हथकड़ी संबंधी प्रावधान इसमें समाहित है। पहले सीआरपीसी में था सेक्शन 49 में, अभी जो है ये आ गया है 46 में। इसमें केस है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 का। इसमें कहा गया है कि एकांत कारावास में बंद कैदियों को बेड़ियों में रखना अमानवीय है। ठीक है। इसके अलावा प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का केस है, और इसमें कहा गया है कि हथकड़ी लगाने की वैधता और सीमा इसमें बताई गई है। हथकड़ी लगाना सामान्य नियम नहीं बल्कि अपवाद स्वरूप होना चाहिए, सेक्शन 49 सीआरपीसी में। तो ये वाला केस इम्पोर्टेंट है आपका। हथकड़ी संबंधी इसमें नियम और वैधता बताई गई है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन का केस है। हथकड़ी लगाने की वैधता और सीमा को निर्धारित करता है। कोर्ट ने कहा कि हथकड़ी लगाना सामान्य नियम नहीं बल्कि अपवाद स्वरूप होना चाहिए। ये आपका सेक्शन 46 है। सेक्शन 47 की बात करते हैं तो क्या कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना, यानी कि गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया है। क्या कहा गया इसमें? गिरफ्तारी के आधार बताना, क्लॉज 1 में गिरफ्तारी के आधार बताना, और दूसरा क्लॉज 2 में जमानत के अधिकार की सूचना देना। क्लॉज 1 कहता है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का आधार बताएगा। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वारंट के बिना, उसको बताना पड़ेगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि तुरंत उसको गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। आगे क्लोज 2 कहता है कि यदि उसे जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो उसे यह बताया जाएगा कि वह जमानत पाने का हकदार है और प्रतिभूतियों का इंतजाम करे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहली बात उसको बताना पड़ेगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का आधार बताना पड़ेगा। और यदि उसने जमानती अपराध किया है तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि वो जमानत पाने का अधिकार रखता है, हकदार है, और तुरंत क्या करे, अपना प्रतिभूतियों का इंतजाम करे, श्योरिटी, गारंटी या जमानत का इंतजाम करे। धारा 47 ये कहती है। धारा 48 की बात करते हैं हम। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। कहा गया है कि इस संहिता के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी के बाद उस स्थान की सूचना जहां उसको रखा गया है गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाएगी। तो जिस पुलिस अधिकारी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो जहां पर उसको रखा गया है उस स्थान की सूचना और उसकी गिरफ्तारी की सूचना की उसको गिरफ्तार कर लिया गया है,
उसकी सूचना देने का कर्तव्य है, बाध्यता है। ये इम्पोर्टेंट है बताना, बाध्यता बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है किसको सूचना देगा? उसके मित्रों या नातेदारों या अन्य को जिसको वह नामित करे। तो गिरफ्तार व्यक्ति अपने मित्र के बारे में कहता है कि मेरे मित्र को सूचना दे दो कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ रखा गया है, तो उसके मित्र को सूचना देनी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि मेरे रिश्तेदारों को, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार है, उसको सूचना दे दो, तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। या किसी अन्य व्यक्ति का वो नाम लेता है, तो उस व्यक्ति को सूचना देनी पड़ेगी। तथा, तथा लिखा हुआ है, तथा का मतलब जिले में पदाभिहित अधिकारी को। तो धारा 37 हम पढ़ के आए हैं, पदाभिहित अधिकारी, तो उसको भी सूचना देनी पड़ेगी। यानी कि किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन, न केवल इस चैप्टर की बात की जा रही है, इस संहिता के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना और उसको कहाँ पर रखा गया है, इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी? गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के किसी मित्र को या किसी नातेदार को या जिसका वो नाम ले उसको देनी पड़ेगी। तथा जो है नामित या पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी देनी पड़ेगी। सेक्शन 49 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। बहुत ना के बराबर पूछा जाता है ये सेक्शन। और सेक्शन 50 आक्रामक आयतों का अभिग्रहण करने की शक्ति। बेसिकली ये बात करता है सेक्शन 49 की जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी ली जाएगी कि कहीं उस पर जो है वेपन तो नहीं है, हथियार तो नहीं है, कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं है, कोई सोना, सोना, अवैध रुपया, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो वो सब तलाशी ली जाएगी। और यदि उसके पास आक्रामक आयुध मिलता है, यानी कि कोई वेपन मिलता है, हथियार मिलता है, तो उसको जो है वो सीज भी किया जा सकता है धारा 50 के तहत। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है 49 में कि तलाशी ली जाएगी, जो जो वस्तु उस पर मिली है उसकी एक सूची बनाई जाएगी, उस सूची की रसीद भी दी जाएगी। वो सब जो है सेक्शन 49 में बताया गया है। और महिलाओं की तलाशी जो है महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही ली जाएगी या दूसरी किसी महिला द्वारा ली जाएगी। और महिला की तलाशी लेते समय शिष्टता का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया है 49 में। और 50 में अगर उसके पास कोई वेपन मिलता तो उसको जब्त या अभिग्रहण या सीज भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें इतना ही है। सेक्शन 51, सेक्शन 51 कहता है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है ये। किसकी? मेडिकल एग्जामिनेशन की, अभियुक्त की, जो है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर है। देखिए क्या कहा गया है कि जब पुलिस अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा करने से साक्ष्य मिलने का उचित आधार हो तो उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक का अधिकारी की प्रार्थना पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का परीक्षा करना विधिपूर्ण होगा और आवश्यक बल का प्रयोग भी उचित होगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है,
गिरफ्तार करने के बाद उप निरीक्षक से अनियम यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई एसआई रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर का कोई अधिकारी है, उसको लगता है कि अभियुक्त की जो है मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि शारीरिक परीक्षा करने से कोई साक्ष्य मिल सकता है, तो वहाँ पर वो जो है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से प्रार्थना करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उसका जो परीक्षा करता है वो विधिपूर्ण होगा। और यदि वो अभियुक्त शारीरिक परीक्षा कराने से मना करता है तो वहाँ पर आवश्यक बल का प्रयोग भी किया जा सकता है और वो आवश्यक बल उचित होगा। आगे लिखा है कि यदि किसी महिला की चिकित्सा परीक्षा की जानी हो तो महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ही परीक्षा अ, महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ही, यहाँ पर द्वारा ही की जाएगी या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। तो जहाँ पर महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है वहाँ पर रजिस्टर्ड जो है मेडिकल ऑफिसर द्वारा ही व्यवसाय मतलब प्रैक्टिशनर द्वारा ही जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा या उसके निगरानी में किया जाएगा, या तो महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा या महिला डॉक्टर की निगरानी में उसके पर्यवेक्षण में किया जाएगा। सेक्शन 51 कहता है। सेक्शन 51 का स्पष्टीकरण बी है और ये कहता है कि धारा 51, धारा 52 और धारा 53 में प्रयुक्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी वह है जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हता रखता है और उसका नाम राष्ट्रीय या राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है। तो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कौन होगा, ये धारा 51 के स्पष्टीकरण बी में बताया गया है। और ये रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो है धारा 51, धारा 52 और धारा 53 तीनों के लिए एक ही परिभाषा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें अमेंड होकर आया है, ये एक्ट इसमें नया आया है, पहले कोई और एक्ट था। आगे देखते हैं, धारा 52 की बात करते हैं। तो बलात्संग के अभियुक्त व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। लिखा है इसमें, यदि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास, ये बलात्संग इसको पढ़ें, के प्रयास के अभियुक्त से उसकी चिकित्सा परीक्षा करने से साक्ष्य मिलने का विश्वास हो तो उप निरीक्षक से निम्न रैंक का पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर निम्नलिखित द्वारा चिकित्सा परीक्षा वैधपूर्ण होगा। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा अभियुक्त है जिस पर बलात्संग का आरोप है, वहां पर क्या होगा, उसके चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। बलात्संग के अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यदि जो है उप निरीक्षक रैंक से अनिम्न अधिकारी को लगता है कि उसका मेडिकल एग्जाम कराने से साक्ष्य प्राप्त होगा, तो वहां पर जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना क्या होगा, वैधपूर्ण होगा। कहाँ पर कराया जाएगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये कह रहा है कि सरकारी अस्पताल या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में नियोजित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, तो या तो सरकारी अस्पताल में या फिर स्थानीय प्राधिकरण। ठीक है, लोकल जुडिक्शन, जो लोकल एरियाज में होते हैं संचालित कोई अस्पताल है, उसमें कोई भी ऐसा नियोजित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, उसमें मेडिकल कराया जा सकता है। आगे लिखा है कि यदि अपराध स्थल से 16 किलोमीटर के दायरे में ऐसा डॉक्टर उपलब्ध न हो तो किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा।
ठीक है, तो अगर ये नहीं मिलता है तो अपराध स्थल से 16 किलोमीटर के दायरे में ऐसा डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं है, मतलब ये 16 जहाँ पर घटना घटित हुई है उस घटना घटित से जो है 16 किलोमीटर के अंदर ऐसा डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। आगे है डॉक्टर तुरंत रिपोर्ट डॉक्टर जो है तुरंत रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपेगा। तो यहाँ पर जांच की जगह अन्वेषण पड़े, आईओ की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर क्या करेगा, जब भी ऐसे अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेता है तो उसकी रिपोर्ट जो करेगा वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि आईओ को सौंपेगा। आगे है कि जांच अधिकारी यानी कि वही आईओ, जांच अधिकारी क्या करेगा, इस रिपोर्ट को धारा 193 यानी कि पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं कि हिस्से के रूप में मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो बलात्संग के अभियुक्त की जो है चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा की जानी है। किस कौन अनुरोध करेगा, तो उप निरीक्षक रैंक से अनिम्न का कोई भी पुलिस अधिकारी अनुरोध करेगा। वो वैधपूर्ण होगा और कहाँ पर कराई जाएगी, या तो सरकारी अस्पताल में नियोजित रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण में रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय द्वारा। और यदि 16 किलोमीटर अपराध स्थल से 16 किलोमीटर के अंदर ऐसा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण का कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है, चिकित्सा व्यवसाय नहीं है, तो वहाँ पर किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। धारा 184 जो बात करती है बलात्संग पीड़िता के चिकित्सा परीक्षण की बात करती है, और कहा गया है उसमें कि बलात्संग पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षा महिला की सहमति या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से इत्तला प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर कराई जाएगी। तो 52 के साथ 184 याद रखेंगे। 52 बलात्संग के अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, और 184 जो है बलात्संग पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। तो कोई भी रेप विक्टिम है उसका जो मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है वहाँ पर उस महिला की सहमति लेना अनिवार्य है, या फिर उसकी ओर से कोई सहमति देने वाला व्यक्ति है, यानी कि मान लीजिए नाबालिग लड़की है तो वहाँ पर उसकी ओर से जो भी सहमति देने वाला व्यक्ति होगा, सक्षम व्यक्ति, उसकी सहमति लेना अनिवार्य है। और 24 घंटे के भीतर ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन उसका जो है कराया जाना चाहिए। तो 52 के साथ 184 याद रखेंगे। आगे देखते हैं, गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसकी केंद्र या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सीय परीक्षा कराई जाएगी, और जहां ऐसा चिकित्सीय अधिकारी उपलब्ध न हो तो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, या तो केंद्र सरकार का कोई हॉस्पिटल हो या राज्य सरकार का कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कराई जाएगी। और जहाँ पर ऐसा केंद्र सरकार या राज्य सरकार का हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उसकी परीक्षा कराई जाएगी। किसकी? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की। आगे लिखा है कि यदि चिकित्सक अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय की राय में ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी है तो वह पुनः चिकित्सा परीक्षा कर सकता है। ठीक है,
तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये न्यू प्रोविज़न है आपका, और ये क्या कहता है, री मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की बात करता है। दोबारा से चिकित्सीय परीक्षा की बात करता है। सेक्शन 53 जो है प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसके मेडिकल की बात करता है, और धारा 51 जो है वो प्रार्थना पर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। यहाँ पर प्रार्थना शब्द यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रार्थना शब्द यूज हुआ है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बार परीक्षा हो गई और दोबारा इसमें प्रार्थना करता है तो वो भी वैध होगा और वो री मेडिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपधारा 3, यहाँ पर भी वही महिला वाली बात है, परंतु के बाद उपधारा 3 से पहले यदि गिरफ्तार किया गया आरोपी महिला है तो उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी। तो वो भी लिखी हुई है बात। उपधारा 3 कहती है कि चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल परीक्षा की एक प्रति अभियुक्त को या अभियुक्त द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी। तो एक कॉपी जो है अभियुक्त को दी जाएगी या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति है उसको दी जाएगी। ये सेक्शन 53 में बात की जा रही है, इसमें बात नहीं हो रही है कि उसको मेडिकल की परीक्षा दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, ना ही इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रति की जो बात करी जा रही है यहाँ पर की जा रही है सेक्शन 53 में, कि उसको एक फोटोकॉपी दी जाएगी उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की। आगे देखते हैं, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त की बात हो रही है। शिनाख्त मतलब पहचान होता है। क्या कहा गया है इसमें कि अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट अन्वेषण अधिकारी के आवेदन पर, किसके आवेदन पर, अन्वेषण अधिकारी आईओ के आवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त और उसकी प्रक्रिया का आदेश दे सकता है। परंतु यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है तो शिनाख्त की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी और शिनाख्त प्रक्रिया ऑडियो वीडियो साधनों द्वारा अभिलिखित की जाएगी। तो कोई यहाँ पर जो है व्यक्ति है गिरफ्तार किया गया है और उसकी शिनाख्त की जानी है, पहचान की जानी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या जुडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन लेना पड़ेगा, कौन करेगा आवेदन, अन्वेषण अधिकारी करेगा, आईओ करेगा। और वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होगा उसकी शिनाख्त करने के लिए कि आप जो है उसकी पहचान करवाइए और किस तरह से पहचान कराई जाएगी उसकी प्रक्रिया के बारे में भी आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर उसकी प्रक्रिया के बारे में बता सकता है और उसके जो है परमिशन भी दे सकता है। कौन, केवल अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बीएसए की धारा 7 है, वो भी शिनाख्त से संबंधित है। आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। धारा 7 में शिनाख्त से संबंधित प्रावधान है। आगे धारा 56 है और कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तो अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा। तो जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसके स्वास्थ्य का देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना किसका दायित्व है, जिसको उसने अभिरक्षा में रखा है। धारा 56 में बताई गई है ये बात। धारा 57 कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या थाने के महासाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। तो कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष या फिर थाने के महासाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा उसको। आगे देखते हैं धारा 58।
धारा 58 कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना। कहा गया है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उचित समय से अधिक समय के लिए निरुद्ध नहीं रखा जाएगा तथा ऐसा समय धारा 187 के आदेश के अभाव में यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। मजिस्ट्रेट का न्यायालय चाहे मामले की अधिकारिता रखता हो या नहीं, उसे 24 घंटे के भीतर वहां प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति है गिरफ्तार किया गया है, उसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, तो जो है उसे उचित समय से अधिक के लिए जो है निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो उचित समय कोई भी हो सकता है तथा आगे लिखा है तथा ऐसा समय 187 के आदेश के अभाव में, यदि धारा 187 के तहत मजिस्ट्रेट आदेश देता है तो उसको 24 घंटे से अधिक रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं रखा जा सकता। तो उचित समय के लिए ही उसको निरुद्ध रखा जा सकता है। और उचित समय क्या है? कोई उचित समय का मतलब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया। उचित समय 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे है। ठीक है? तो उचित समय से अधिक के लिए उसको गिरफ्तार निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। और अगर 187 के अधीन आदेश प्राप्त है तो उसको 24 घंटे से अधिक के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट का न्यायालय चाहे उसे अधिकारिता रखना, मतलब यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, चाहे उसको जुडिक्शन प्राप्त हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है धारा 58 के संदर्भ में। तो ये आपका धारा 58 है। 24 घंटे संबंधी अन्य प्रावधान है, ये सारे आपके कोरिलेटिव सेक्शन है जिसमें 24 घंटे का प्रावधान है। ठीक है, तो धारा 78 का परंतु है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा, यात्रा के समय को छोड़कर। 170(2) है यदि किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। धारा 172 है यदि कोई व्यक्ति पुलिस का निवारक कार्य चैप्टर 12 के अधीन पुलिस के युक्तियुक्त निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसे निरुद्ध करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, या अगर मामला छोटा है तो 24 घंटे के अंदर उसे मुक्त कर दिया जाएगा। 184 एक कहता है बलात्संग पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण 24 घंटे की अवधि के भीतर कराया जाएगा। 187 कहता है 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। 196 कहता है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के संबंध में मृत शरीर को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम सर्जन या नियमित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो पोस्टमार्टम की बात करता है 447(5) कहता है कि मामलों और अपीलों को आंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में जब अभियुक्त आवेदन करता है तो वह आवेदन के आधारों की लिखित सूचना की प्रतिलिपि सहित लोक अभियोजक को देगा। ऐसा आवेदन पर न्यायालय जब तक कोई आदेश नहीं देगा तब तक कोई आदेश नहीं देगा जब तक कि ऐसी सूचना दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत गए हो। तो ये जो आपका है आगे भी हम इसको जब पहुंचेंगे वहां पर पढ़ेंगे। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की हाईकोर्ट की शक्ति के संबंध में है ये, और कहता है कि जब अभियुक्त आवेदन करता है तो वह आवेदन के आधारों की लिखित सूचना की प्रतिलिपि सहित लोक अभियोजक को देता है। ठीक, तो मामले अपील से संबंधित है। अपील के लिए कोई आवेदन करता है तो वहां पर आवेदन और आवेदन के आधारों की लिखित सूचना किसको देनी होगी? लोक अभियोजक को देनी होगी।
और ऐसे आवेदन पर न्यायालय तब तक कोई आदेश नहीं देगा जब तक कि ऐसी सूचना दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत गए हों। संविधान का अनुच्छेद 22(2) है और इसमें भी ऐसा ही प्रावधान है कि किसी भी अभियुक्त को जो है 24 घंटे से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और यात्रा के समय को छोड़कर उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 22(2) अनुच्छेद में भी है, मौलिक अधिकार भी है ये। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इनको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ना पढ़ें, मतलब इसके साथ ना पढ़ें, आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सेक्शन 59 की बात कर लेते हैं। पुलिस की गिरफ्तारियों का रिपोर्ट करना। कहा गया है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी डीएम को या उसके निर्देशन पर एसडीएम को बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्तियों की रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट तब भी दी जाएगी जब उन व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया हो या अन्यथा अन्यथा का मतलब जेल भेज दिया गया हो। तो मतलब यह है कि पुलिस जब भी कोई व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो उसकी रिपोर्ट अपने ज़िले के डीएम को देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, या फिर डीएम कहता है कि ऐसी रिपोर्ट जो है एसडीएम को दे दीजिए, तो वो फिर एसडीएम को ऐसी रिपोर्ट देंगे। तो सेक्शन 59 जो है ये बात करता है। ठीक है। आगे देखिए, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है और चैप्टर 5 है ये। मतलब 59 के भी बाद सेक्शन है आपके, सेक्शन 60 है। पकड़े गए व्यक्ति के उन्मोचन के बारे में बात कर रहा है, पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 61 है, आपको 61 बता दिए हम पीछे। सेक्शन जो है 45 है, आई थिंक 45 के साथ आपको बता दिए थे। 61 के बाद 62 भी है आपका, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपको सेक्शन रटने पड़ेंगे ये सारे, कि जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे पदाभिहित पुलिस अधिकारी का प्रावधान किस सेक्शन में है, तो धारा 37 है। एनकाउंटर का प्रावधान कहाँ पर है, तो ये आप देखेंगे इसमें लिखा है नहीं। चलिए वो देख लेंगे। बाकी इसमें 35 जैसे पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कब कर सकती है। 35(3) है, पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश और नोटिस पर छोड़ना। 35(7) है, 3 वर्ष से कम के मामलों में गंभीर रोग से पीड़ित या 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति का डीएसपी रैंक से निम्न पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ्तार न किया जाना। 36 है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले के कर्तव्य। 37 है, पदाभिहित पुलिस अधिकारी। 38 है, पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। 39 है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। 40 है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। 41 है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। 42 है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के गिरफ्तारी से संरक्षण। 43(1) है, किसी पुरुष व्यक्ति की गिरफ्तारी उसके शरीर को छू कर की जाएगी। 43(1) का परंतु है, पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसे छूने से मना करता है। 43 का 3 है, कुछ अपराधों के लिए आवश्यक होने पर हथकड़ी लगाने का प्रावधान है। 51 है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सीय अधिकारी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा है। 52 है, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा है। 53 है, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय अधिकारी द्वारा परीक्षा।
54 है अभियुक्त का शिनाख्त परीक्षण। 56 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। और 58 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के से अतिरिक्त निरुक्त न किया जाना। इसमें सेक्शन जोड़ लीजिएगा वो आपका एनकाउंटर जो है, ठीक है, 43 है शायद, 43 क्लोज 3। चलिए इतना ही है इसमें, बाकी इसको एनकाउंटर वाली धारा जो आपको बताए थे उसको जोड़ लीजिएगा यहाँ पर याद करने के लिए। इतना ही आज की वीडियो में, और आगे जो भी वीडियो आएगा उसको जल्द ही अपलोड करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।